हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। एसपीडी के द्वारा बिहार एसएससी के लिए द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का सामान्य अध्ययन लॉन्च किया गया है और इसमें टेस्ट पेपर भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें 6500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। उसके साथ साथ जो चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश, भारत एवं विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पंचायती राज व्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कृषि एवं पशुपालन एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी चैप्टर का इंक्लूजन किया गया है। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं। यह सारे वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या कोई भी वनडे एग्जाम है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये सामान्य अध्ययन का बुक है। इसमें पहला चैप्टर संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय का डिस्कशन किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत है जो कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में आता है पाकिस्तान। भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कौन? भारत। और भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कंटिनेंट में कौन कौन देश आते हैं, तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, टोटल 5 देश आते हैं। इसका प्राचीन नाम, भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय कॉकेशियाई या कॉकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय हैं जो अधिकांश भारतीय किस मानव प्रजाति समूह का भाग है, संबंधित है, तो ये कॉकेसाइड से। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। तो ईरानी ने भारत को हिंदुस्तान कहा और यूनानी ने इसे इंडिया कहा। यूनानी वही ग्रीक हो गया। भारत के उत्तर में नेपाल है, भूटान है और चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर जिसका अन्य नाम रत्नाकर है, पूछा भी गया है क्वेश्चन कि रत्नाकर किसका नाम है, तो हिंद महासागर का है। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा गया है। 7 समुद्रों की कुंजी एवं शांत क्षेत्र हिंद महासागर। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, पहले जम्मू कश्मीर था, अब ये जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बट गया है, तो इस कारण से उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया है और दक्षिणी राज्य क्या है, तमिलनाडु। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पे देखिए नॉर्थ यहाँ पे रहेगा और इसमें ईस्ट रहेगा, बस साउथ और वेस्ट का इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है भारत के, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो पूछ सकता है डायरेक्ट कि नॉर्थ ईस्ट के कौन से 2 स्टेट है, तो ये त्रिपुरा और मिजोरम है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सर्वाधिक भाग है जो मध्य प्रदेश से गुजरती है तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है
जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार, कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4, यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, जो यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। कहाँ से, नैनी से। उसको भारत का मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा गया है, जो ग्रीनविच माध्य समय यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना, 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के बीच स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, यानी कि 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री होता है, तो 2 घंटे में 30 डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों, कितने, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ध्यान रहे, यह झारखंड से नहीं गुजरती है। तो भारत के 5 राज्य कौन कौन है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और छत्तीसगढ़, जहां से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। ऐसे काटती है, कैसे काटती है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में काटती है एक दूसरे को। भारत में 9 तटीय राज्य है। यही दरोगा एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि भारत में कितने तटीय राज्य है, तो 9 तटीय राज्य है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा है पश्चिम बंगाल की। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका जिला है येनम, जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु में है तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रोध यानी कि लैंड लॉक्ड है। कितने राज्य, 20 राज्य लैंड लॉक्ड है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। किसका किसका, तो हरियाणा का, छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का, मध्य प्रदेश और झारखंड का इसका सीमा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों यानी कि 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा है मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से है एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, 12 नॉटिकल माइल है, जिस पर भारत का अधिकार है। 1 समुद्री माइल यानी कि नॉटिकल माइल कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर। तो ध्यान रहे 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर, तो लगभग 1.9 किलोमीटर। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील यानी कि 24 नॉटिकल माइल है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। और देखते हैं कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है यानी कि 200 नॉटिकल माइल है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। कौन, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। काराकोरम श्रेणी कहाँ स्थित है, लद्दाख में। धनुषकोडी, यहां देखिए धनुषकोडी, ये पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। तो पूछ सकता है कि भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर कौन है, तो धनुषकोडी है। धनुषकोडी नाम सुना होगा आपने। ये पंबन द्वीप है तमिलनाडु में, पंबन आइलैंड तमिलनाडु में है। अब देखते हैं भारत एक दृष्टि में, इसका लोकेशन क्या है, अवस्थिति कहाँ है भारत का। ये उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है।
आकृति क्या है? तो इसका चतुष्कोणीय आकृति है, चतुष्कोणीय। राजधानी नई दिल्ली है। जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। कुल संख्या राज्यों की है 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितनी है? तो 8 है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत है 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का स्थान दूसरा है चीन के बाद। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन है? पहला स्थान रूस का आता है क्षेत्रफल में, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत और आठवां इंडोनेशिया। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति है भील। क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ा जनजाति बीपीएससी में पूछा गया है पीटी में कि सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? तो ये भील है। और दूसरा स्थान गोंड का आता है। अक्षांशीय स्थिति क्या है? यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सप्रेशन, इसका लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए अक्षांशीय क्या होता है? लेटा हुआ होता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, खड़ा वर्टिकल होता है, जिसे इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत की? तो ये 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214, और ये पूर्व से पश्चिम 2933। पूर्वी बिंदु कौन सी है? किबुथु है, किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता बोलते हैं, जो गुजरात में है। उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा कौल है, जो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। उत्तरी बिंदु, इसका नाम है इंदिरा कौल। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि यानी कि जो लैंड पार्ट का है उसका दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी, जिसे केप कमोरिन भी बोलते हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इसका अन्य नाम पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट है। पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार में के ग्रेट निकोबार में है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। दक्षिणी बिंदु यानी कि ये कन्याकुमारी की दूरी कितना है? तो ये भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। जबकि द्वीप के सहित यानी कि अंडमान निकोबार भी जोड़ दिया जाए, लक्षद्वीप भी जोड़ दिया जाए, तो द्वीपों सहित तटीय लंबाई हो जाती है भारत की बढ़ के 7516.6 किलोमीटर। ऐसे मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या है 9 राज्य। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य किसका है? तो गुजरात का सबसे लंबा तट रेखा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा का। गोवा सबका सबसे छोटी तट रेखा है। जैसे सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश, या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट वाला रेखा हो जाता है आंध्र प्रदेश। पहली कौन है? गुजरात। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र, और न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य है हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो ये मासिनराम मेघालय में। कहाँ पे? मासिनराम मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। और सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होता है, लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है भारत में? तो ये द्रास, जो लद्दाख में है, द्रास। हिमालय में से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 10 राज्य हिमालय से सटे हुए हैं। अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हुए हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। तो लगभग टोटल कितने हैं? तो भारत के स्थलीय सीमा से लगे टोटल 7 देश है।
ध्यान रहे। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है। कितनी? 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है 106 किलोमीटर। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत में ही आता है। पंजशीर घाटी कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। भारत के जलीय सीमा से लगे दो देश मालदीव एवं श्रीलंका है जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करता है। कौन? भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? तो पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी, जिसे पाक स्टेट भी बोलते हैं, ये तमिलनाडु में है। श्रीलंका को रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका क्या कहलाता है? रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। तो भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की है, यानी कि नेचुरल भी है और ह्यूमन मेड भी है। भारत निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित यानी किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। मानव निर्मित सीमा में क्या होता है? कुछ सीमा अध्यारोपित यानी किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है, यानी कि सरक्रिक विवाद कहाँ किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। और यह सरक्रिक है कहाँ पे? एक दलदली टाइप का भूमि है जो कच्छ गुजरात के आसपास है, जो भारत और पाकिस्तान के दोनों को अलग करता है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है, सरक्रिक विवाद। सरक्रिक कच्छ जो दलदली भूमि के रन गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वह पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। पीओके की राजधानी कहाँ है? पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद। विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। यह नेपाल में स्थित है, भारत में स्थित माउंट एवरेस्ट नहीं है। नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। याद रखिएगा कि मेघदूत ऑपरेशन कब चलाया गया था? तो 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन सियाचिन लद्दाख में चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो ये बर्मा था, बर्मा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। मांडले जेल कहां पे है? ये म्यांमार में है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना मांडले जेल म्यांमार में की थी। रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है, जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी अराकान योमा, हिमालय की श्रेणी ही है अराकान योमा, जो म्यांमार में स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौते के बाद हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है,
इसके बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी कहलाती है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहते हैं एलएसी। डोकलाम, डोकलाम चीन व भूटान के बीच, चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। डोकलाम कहां पर स्थित है? यह सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को कहां पे? दार्जिलिंग में हुआ था। दार्जिलिंग कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन? त्रिपुरा। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। पूछ सकता है आपको कि जीरो लाइन यानी कि शून्य रेखा कौन सा किसके बीच कहलाती है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मूरद्वीप, न्यू मूरद्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। न्यू मूरद्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज ये भारत बांग्लादेश के बीच स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के दोहागाम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। यहां देखिए मैत्री एक्सप्रेस ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। तो मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो बांग्लादेश और ढाका और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई है। बंधन एक्सप्रेस चलती है कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच। 2018 में यह बंधन एक्सप्रेस स्टार्ट की गई थी। पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य देखते हैं। पड़ोसी देश है इधर और इधर भारतीय राज्य दिया गया है। पाकिस्तान से टोटल 5, गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 3 राज्य हैं तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो पाकिस्तान के साथ ये भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। अफगानिस्तान के साथ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। चीन के साथ टोटल 5 है जिसमें 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है जो चीन के साथ सटा हुआ नहीं है। नेपाल के साथ 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। इसमें कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए भूटान के साथ 4 राज्य है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार के साथ 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखते हैं पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई क्या है। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा की लंबाई है। चीन की सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। अरेंज करने के लिए पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किसका सीमा लगता है, तो बांग्लादेश के साथ। यहां से याद रखिए BCPNM, इस तरीके से याद रख सकते हैं स्टॉप के 5। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, जबकि नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर एवं भूटान के साथ कितना 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर, वो लद्दाख से जुड़ा होता है POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं को देखते हैं। जैसे कि मैक मोहर रेखा है,
यह किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ रेखा, यह भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। डूरंड रेखा, यह पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच है? यह जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। 24वीं अक्षांश रेखा यानी कि 24 डिग्री लैटिट्यूड लाइन किसके बीच है? तो ये भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है 24वीं अक्षांश रेखा। 38वीं समानांतर रेखा यानी कि 38 डिग्री पैरेलल लाइन किसके बीच है? तो उत्तर एवं दक्षिणी कोरिया के बीच है। और यही क्वेश्चन पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन ये दोनों पूछा गया था। इस तरीके से क्वेश्चन है जो उलट के दे दिया गया था, तो इसको ध्यान रखें। 49वीं समानांतर रेखा है उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच, जबकि 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच? उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच। 17वीं अक्षांश रेखा है उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम। मैगिनॉट या सीज फ्राइड रेखा किसके बीच है? तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। मैगिनॉट या सीज फ्राइड रेखा जिसे बोलते हैं, यह जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ओडर्निस रेखा किसके बीच है? तो पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच ओडर्निस रेखा है, पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। मैनर हिन रेखा, यह रूस और फिनलैंड के बीच है, मैनर हिन रेखा। अब आप देखते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कौन सा है? तो ये ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है, बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य थ्योरी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने। जॉर्ज लेमेंटियर, यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने 1894-96 में किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कॉपरनिकस को, जो पोलैंड के निवासी थे। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कॉपरनिकस थे। सूर्यमंडल का केंद्र है, सूर्य है जो सौरमंडल का केंद्र है, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, यानी कि यहाँ पे सन है और इसके बीच में ये अर्थ है जो रोटेट करता है। ठीक है, ऐसे से रोटेट करता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और ये सन है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। क्या किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था, और यही वर्तमान में भी यही सिद्धांत लागू है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था किसने? टॉलमे ने कहा था। यह सिद्धांत बिल्कुल गलत हो गया। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? जॉन्स केपलर ने, जो जर्मनी के थे। इन्होंने प्लैनेटरी मोशन, तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जॉन्स केपलर ने। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था? एडविन हब्बल ने बताया था 1920 ईस्वी में कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यानी कि लगातार बढ़ता जा रहा है। सौरमंडल का विकास हुआ था 4.5 अरब वर्ष पूर्व, तो 4.5 साढ़े 4 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ था। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? तो हिग्स बोसोन है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन का अन्य नाम है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन का अन्य नाम है। पदार्थ के 5 भाग है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, एक प्लाज्मा और फिर ये 5वां है हिग्स बोसोन, जिसे गॉड पार्टिकल बोलते हैं। सर्न CERN कहाँ स्थित है? जहां लार्ज हेड्रोन कोलाइडर यानी कि LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया था। तो ये कहाँ पे स्थित है? सर्न, ये जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। सर्न कहाँ स्थित है? जहां लार्ज हेड्रोन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास हुआ था, जेनेवा में है। ब्रह्मांड की आयु क्या है? तो 13 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड की आयु है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10⁸ प्रकाश वर्ष है जो ब्रह्मांड का व्यास है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा कहलाता है विस्फोटी तारा, यानी कि एक्सप्लोजन स्टार। ब्रह्मांड में एक्सप्लोडिंग स्टार, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? तो ये मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है सुपरनोवा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पार्सेक। खगोलीय दूरी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का सबसे बड़ा मात्रक है पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष एक पार्सेक बराबर होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है, प्रकाश का मात्रक नहीं है, ध्यान रखें।
एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी क्या है, तो गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो दुग्ध मेखला है यानी कि मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति क्या होती है, तो ये सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा की आकृति कैसी है, सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है, देवयानी, जिसे एंड्रोमेडा कहा जाता है, देवयानी। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था किसने, गलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गलीलियो ने। नेबुला, जिसे नेबुला क्या है, निहारिका क्या है, तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है नेबुला। पूछा गया क्वेश्चन है कि नेबुला क्या है या निहारिका जिसे बोलते हैं, यह अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है नेबुला। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला का क्या कहलाता, ओरियन कहलाता। ओरियन है, नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला है ओरियन। पल्सर क्या होता है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी हाल ही में। पल्सर क्या होते हैं, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है, पल्सर कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन के थ्रू आता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे सन माने सूरज इस तरह के विखंडन यहाँ पे नहीं है, जबकि परमाणु बम में ऊर्जा जो प्राप्त की जाती है किसके द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तारों का मुख्य घटक क्या क्या है, तो हाइड्रोजन और हीलियम है, H और He। तारों का मुख्य घटक है हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है, तो सूर्य है पृथ्वी का निकटतम तारा। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। देखिए पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य, जबकि सूर्य का निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा क्या है, तो ये साइरस है, जिसे डॉग स्टार बोलते हैं, डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है किसका, तो उसके टेम्परेचर, उसके ताप का सूचक होता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था किसने, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था, जिस साल भारत ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है, चंद्रशेखर लिमिट कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। वह सीमा है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। चंद्रशेखर सीमा होता है कितना, 1.44 सूर्य का मास के बराबर। तो चंद्रशेखर लिमिट का कितना होता है, 1.44 गुना सूर्य का द्रव्यमान जितना होता है उसका 1.44 गुना होता है। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल के रूप में देखी जाती है। तारों की सुंदर आकृति, तारामंडल की कुल संख्या कितनी है, तो 89 है। तारामंडल की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोर्स जो 94 तारे हैं, 94 तारे। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है, सेंटोरस। सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा, जिसमें कितने तारे हैं, तो 68 तारे हैं, 68 तारे हाइड्रा में। ध्रुव तारा किसका भाग है, तो लघु सप्तर्षि का भाग है ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार। दिशा निर्धारण में सहायक कौन सा होता है, तो पोल स्टार यानी कि नॉर्थ पोल होता है। ध्रुव तारा, ये पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन में चमकता है, ध्रुव तारा पोल स्टार, ये दिशा निर्धारण में सहायक होता है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी पीटी में भी पूछा गया है। ध्रुव तारा सूचित करता है किसका, उत्तर दिशा का सूचित करता है। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड होता है धूमकेतु। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारा कॉमेट्स क्या है, तो हेली पुच्छल तारा हेल्दी है, और यह अंतिम बार 1986 में दिखा था। और यह हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा, 2062 में, क्योंकि यह 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। आकार के अनुसार यानी कि साइज के अकॉर्डिंग ग्रहों का क्रम घटते क्रम में देखते हैं, तो सबसे बड़ा है जो ग्रह है वह बृहस्पति है साइज के अनुसार। उसके बाद दूसरा स्थान शनि का आता है, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी का स्थान आता है, छठा शुक्र, सातवां मंगल एवं बुध 8वां स्थान पे है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण,
पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। जबकि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। बुध, मरकरी, वेनस यानी कि शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण सबसे अंतिम में है वरुण। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम में है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या है? तो केंद्र है जिसे कोर कहते हैं, कोर, CORE। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की बाह्यतम परत क्या होता है? तो एक किरीट जिसे बोलते हैं कोरोना, बोलते हैं किरीट। सूर्य की बाह्यतम परत कहलाता है किरीट, कोरोना। कोरोना उत्सर्जित क्या करता है? तो एक्स किरणें को उत्सर्जित करता है, जिसकी खोज किया था रो एंटजन ने। सूर्य का दीप्तमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वह कहलाता है वर्णमंडल, जिसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं, क्रोमोस्फीयर। सूर्य का प्रमुख संघटक क्या है? तो हाइड्रोजन है, जिसमें 71% हाइड्रोजन है। हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व है 2.5%। सूर्य का प्रमुख संघटक पूछ देगा कि क्या क्या है? तो हाइड्रोजन 71% है, जबकि हीलियम है 26.5% और अन्य तत्व है 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन है, फ्यूजन। सूर्य का आकार क्या है? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना? 109 गुना बड़ा सूर्य का आकार है पृथ्वी से। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है? तो 149.598 गुना 10⁻6 है यहाँ पे, या 149.6 मिलियन किलोमीटर यानी कि 150 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। ध्यान रखें, क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण। और चंद्रग्रहण कब होता है? तो चंद्रग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी आएगी तो चंद्रग्रहण, जबकि जब चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण। ठीक है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रहण यानी कि फोसिल्स प्लानेट भी बोलते हैं। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में, लगभग 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। आकाश नीला क्यों दिखता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण। जहां पे नीला, पीला, हरा, लाल कुछ भी रंग पूछेगा तो वहां पे डायरेक्ट आपको आंसर बना देना है प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। देखते हैं सौरमंडल एक दृष्टि में। सौरमंडल का मुखिया कहलाता है सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 होती है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, सैटर्न। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है, मरकरी है सबसे छोटा ग्रह। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह क्या है? तो बुध है, मरकरी है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र है, वेनस है। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है कौन सा? तो वरुण है, नेपच्यून है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल को कहा जाता है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। देखिए सर, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह बुध नहीं है, यहाँ पे शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है, नेपच्यून। वरुण की खोज किया था जॉन गैले ने 1846 ईस्वी में। वरुण की खोज किसने किया था? जॉन गैले ने 1846 में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है, याद रखें। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र, जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। लाल और हरा ग्रह क्रमशः मंगल को लाल ग्रह और वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। पीला ग्रह बृहस्पति को, जबकि नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पीला ग्रह बृहस्पति को और नीला ग्रह पृथ्वी को। अभी हाल ही में वरुण को भी पूछा गया था, क्वेश्चन है ये 64 पोस्ट दरोगा मेंस से पूछा गया था क्वेश्चन कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो उसमें पृथ्वी ऑप्शन में नहीं था और इसलिए इसका आंसर सही हो गया था वरुण, यानी कि नेपच्यून ग्रह को भी नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी कि यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, यूरेनस को। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है अरुण सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शल ने किया था 1781 में यूरेनस की खोज किया था हर्शल ने। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे कम घनत्व है, लोएस्ट डेंसिटी है किसका? शनि ग्रह का। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कहलाता है शुक्र ग्रह।
पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह कहलाता है। भोर या सांझ का तारा, यह शुक्र कहलाता है वीनस ग्रह, भोर या सांझ का तारा। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, यह बृहस्पति का उपग्रह है जो सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है, डिमोस। फोबोस एवं डिमोस किसका उपग्रह है? तो ये मंगल ग्रह का है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल ग्रह का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। शनि ग्रह में वलय यानी कि छल्लों की संख्या कितनी है? 7 है। तो यानी कि रिंग, शनि ग्रह के चारों ओर रिंग बनता है। रिंग पूछा भी जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया कि किस कौन से ग्रह के रिंग होते हैं यानी कि वलय होते हैं, छल्ला होते हैं। तो ये शनि ग्रह के, और उसमें कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। और ये शनि के ग्रह के रिंग्स की खोजकर्ता कौन था? तो ये गैलीलियो, गैलीलियो। ठीक है, कौन? गैलीलियो। बृहस्पति की भी खोज किया था गैलीलियो ने, और शनि के रिंग्स की खोज किया था गैलीलियो ने। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद शुक्र है। तो सबसे तेज कौन सा है? बृहस्पति। सबसे तेज गति से बृहस्पति परिभ्रमण करता है, सबसे धीमी गति से करता है शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, जो 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा को संपूर्ण कर लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और अरुण। देखिए सारे पृथ्वी के और भी ग्रह जो 8 ग्रह है, उसमें से 2 ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, जैसे कि शुक्र और अरुण यानी कि वेनस एंड यूरेनस। और जबकि अदर जो 6 ग्रह है जैसे कि बृहस्पति हो गए, पृथ्वी हो गए, सारे पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, और ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है? तो 4.2 ईयर लग जाता है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना है? 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय है 8.3 मिनट, जबकि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 500 सेकंड लगता है। ठीक है, तथा 1.3 सेकंड बोल सकते हैं, 1 मिनट 3 सेकंड, सॉरी। देखिए सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय तो क्रमशः 8.3 मिनट, लगभग कितना है ये? 500 सेकंड है, जबकि इसको 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड कहाँ पे स्थित है? यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच, मार्स और जुपिटर के बीच क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो ये सेरेस है, सेरस, जिसका खोज किया था पियाजी ने। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड है सेरस, जिसका खोज किया था पियाजी ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, जिसे फोसिल्स प्लैनेट यानी कि जीवाश्म ग्रह भी बोला जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, कहाँ पे है? स्थित है चंद्रमा पे स्थित है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांत सागर। बौना ग्रह यानी कि डार्क प्लैनेट कौन सा है? तो प्लूटो है, जिसे यम है, जो पहले एक नौवा ग्रह था, इसको 2006 में हटा दिया गया। सेरेस, एरिस, ये सारे ये बौना ग्रह है। प्लूटो, सेरेस, एरिस। प्लूटो की खोज किया था 1930 में टॉमबैग ने किया था प्लूटो की खोज 1930 में। प्लूटो की खोज ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में। कौन सा बैठक में? तो प्राग बैठक में प्लूटो को हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। अब टोटल 8 है जो वर्तमान में ग्रह है। अब हम गांधी युग के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई कहाँ से की? राजकोट, तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। यही क्वेश्चन श्यामल दास कॉलेज पूछा गया था, क्वेश्चन है बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट से की तथा कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी थे, जो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। कब गए? 1888 में। और 1891 में 3 साल बाद पढ़ाई करके पूरी करके भारत लौटे थे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले से दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। देखिए कहां से जा रहे थे? ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, जहां पे पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया।
1894 ईस्वी में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन पूछा गया है। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाया। ये गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट का टाइटल दिया गया 1915 में, और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया, जिसे यही कैसर हिंद को गांधी जी ने 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के विरोध में इन्होंने अपना कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेज को वापस कर दी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया, और यह क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। तिनकठिया प्रणाली क्या था? जिसमें आपका अगर 20 कट्ठा खेत है, यानी कि 1 बीघा खेत है, तो उसमें से 3 कट्ठा जो सबसे उपजाऊ खेती है, उसमें आपको अंग्रेज बाध्य करते थे कि आप इसमें नील की खेती करें। और नील की खेती लगभग 2 साल 3 साल करने के बाद जो उपजाऊ भूमि होती थी वो अनफर्टाइल यानी कि बंजर हो जाती थी, जिस कारण से काफ़ी नुकसान होता था किसानों को, और उसको किसान को मनपसंद उसका फसल का दाम भी नहीं मिलता था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को पहले ये महात्मा नहीं था, गांधी जी थे, करमचंद गांधी, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था नाम, जिनका नाम फिर महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। बतख मियाँ, यही क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी पीटी में। देखिए हर जगह क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एसपीडी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस तरीके से आप एसपीडी को के जीके जो दिया गया है उसको कम से कम 1-2 बार रिवाइज कर ले। बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, और यह क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में 2 बार लगातार पूछा गया, 68वीं पीटी में और 69वीं पीटी में पूछा गया। बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कहाँ पे की? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल यानी कि हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े हुए थे। तो इनको याद रखने के लिए तीनों सत्याग्रह को कैसे याद रखें? केक को याद रखें। केक पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, फिर खेड़ा सत्याग्रह लास्ट में हुआ 1918 में ही। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े हुए थे। 18 मार्च 1919 को पारित रॉलेट एक्ट काला, जिसे काला कानून कहा गया, इसके खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई, और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल 1919 को। देखिए 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया। इसके खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में, कहाँ पे? मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई, और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जालियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जिसके विरोध में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। कब? 31 अगस्त 1920 को। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिला के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना से आहत होकर के 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चौरी चौरा के समय गांधी जी बारदोली गुजरात में थे। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी।
ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि किस आंदोलन को गांधी जी ने हिमालय से बहुत बड़ी भारी गलती बताई थी, तो असहयोग आंदोलन को, यानी कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट को। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था, वे कांग्रेस के वहां पे अध्यक्ष बने थे एक बार मात्र। ठीक है, गांधी जी। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में किया गया, नवजीवन में हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है, वहां पे नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस क्वेश्चन कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया जाते हैं। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर दी। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी, जो जिला गुजरात के नवसारी में है, जिला नवसारी है, उसमें नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ध्यान रहे यह कितने दिन का था, तो ये 24 दिन का था, और यही क्वेश्चन है जो पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट पूछा गया था दरोगा पीटी में कि 5 मार्च 1931 को किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके इस बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 1931 में लंदन में हुए सेकेंड आरटीसी, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, यानी कि समझ सकते हैं टोटल तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें से एकमात्र गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। किससे? एस राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन पहुंचे थे, एस राजपूताना से। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला, की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? गांधी जी ने। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला, यानी कि जीडी बिरला, जिसकी स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता, यानी पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पूना के यरबदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरबदा जेल में हुआ था। किसके मेडिएशन में? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये मध्यस्थता की गई थी। इसमें 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को, यानी क्रिप्स जो प्रपोजल आया था, क्रिप्स मिशन, उसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी कि ये चेक है जो खराब हो चुका है। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति कहा जाता है, इसके दौरान ही गांधी जी ने करो या मारो, डू और डाई का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कहाँ? कोलकाता के नोआखली में थे। कोलकाता के नोआखली में कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत अपना आजादी मना रहा था, उस समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में की थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में की थी, और इन्होंने अंतिम में अपने हे राम कहकर अपने सांस को समाप्ति दी। अब देखते हैं महात्मा गांधी के पूर्ण परिचय। पूरा नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी है। जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी, जिसे कावा गांधी भी बोला गया, और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कावा गांधी किसका नाम है, उपनाम? तो करमचंद गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी का नहीं है, माने गांधी जी का नहीं, उनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी का, कावा गांधी टाइटल है, उपनाम है। माता का नाम पुतलीबाई, गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई, जबकि पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के पुत्र का नाम क्या है? तो एमबीबीएस मुन्ना भाई आप देखे होंगे, तो उसमें गांधी जी के पुत्र का नाम पूछा है हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास गांधी जी के पुत्र है। और 5वां पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को
को जाना जाता है। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किसको? जमनालाल बजाज को जाना जाता है। गांधी जी के शिष्या का नाम क्या है? मीराबेन। मीराबेन गांधी जी के शिष्या थी। आत्मकथा गांधी जी का है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। मृत्यु इनका गांधी जी का हुआ 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जो इनका जन्मतिथि है 2 अक्टूबर। जबकि शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, पुण्यतिथि 30 जनवरी को पुण्यतिथि का है, शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का समाधि स्थल के रूप में राजघाट जाना जाता है, जो नई दिल्ली में है। गांधी जी का समाधि स्थल क्या नाम है? क्या है? राजघाट। राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे, राजनीतिक गुरु, जबकि दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए गांधी जी? 1888 से लेकर 91 तक वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। दक्षिण अफ्रीका का प्रवास हुआ 1893 में। भारत आगमन इन्होंने 9 जनवरी 1915 को भारत इन्होंने आगमन किया दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो अफ्रीका में गांधी जी ने 1906 ईस्वी में अफ्रीका में ही सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग हुआ था चंपारण में 1917 में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन, प्रथम किसान आंदोलन गांधी जी का था चंपारण सत्याग्रह 1917। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन तक चला था। प्रथम भूख हड़ताल। महात्मा की उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में। बापू की उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने बापू की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो बापू और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया था। अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, हाफ नेकेड फकीर कहा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी के द्वारा की गई थी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था गांधी जी के द्वारा। साबरमती की स्थापना 1916 में गांधी जी के द्वारा की गई और इनके प्रमुख पुस्तक है हिंद स्वराज, गुजराती में लिखा गया था 1909 में। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज कब लिखा गया? 1909 में, और ये हिंद गुजराती में लिखा गया। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये डायरेक्ट कि मेरे सपनों का भारत किसकी पुस्तक है? तो ये गांधी जी की पुस्तक है। प्रमुख समाचार पत्र पूछा जाता है। गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र कौन से हैं? तो यंग इंडिया इन्होंने 1919 में लिखा था, यंग इंडिया 1919 में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में लिखा, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। नवजीवन लिखा गया गुजराती में 1925 में, नवजीवन 1985 में गुजराती में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में लिखा गया, राजकोट गुजरात में लिखा गया गांधी जी के द्वारा द ग्रीन पैम्पलेट। हरिजन 1933 में लिखा गया, हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था कब? 1930 में। टाइम पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। देखते हैं भारत के बाघ यानी कि टाइगर रिजर्व। दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये 54वां भारत का टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग ये कहाँ पे है? असम में ये टाइगर रिजर्व है और ये नामेरी टाइगर रिजर्व पूछा भी गया था। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। पक्के टाइगर रिजर्व या पखुई टाइगर रिजर्व जिसे यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है पीटी में, तो ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कामलांग, कामलांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा, पखोई या पक्के या कामलंग कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में है। इंद्रावती या अचनाकमार टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती अचानकमार छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी ये छत्तीसगढ़ में, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास 53वां टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास 53वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। पलामू ये झारखंड में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे? झारखंड में। डम्फा ये मिजोरम में है। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स ये राजस्थान में है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी ये 52वां था, ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में ही स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। बांदीपुर कर्नाटक में कौन कौन सा है? तो बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल
ये सारे टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। बिलीगिरी रंगनाथ ये कहाँ है? कर्नाटक में। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। पेरियार परम्बिकुलम कहाँ केरल में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना। हीरा पन्ना भी होता है, देखते हैं, ये मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच ये मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व सारे ये मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व संजय डुबरी ये कहाँ पे है? टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मेलघाट पेंच जो महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। सह्याद्री बोर ये सारे महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व है। मेलघाट पेंच सह्याद्री बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। तडोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा ये सारे कहाँ है? महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व है। तडोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है। दुधवा पीलीभीत अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा पीलीभीत अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट जो पहला टाइगर रिजर्व था, और ये राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। सुंदरबन बुक्सा टाइगर रिजर्व पूछा गया है। बुक्सा टाइगर रिजर्व सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कवल टाइगर रिजर्व अमरावद टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना में है। कवल पूछा जा सकता है। कवल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में। अमरावद तेलंगाना में। सिमलीपाल सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ओडिशा में। सिमलीपाल सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में। और देखते हैं कालकड मुंडनथुरई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। कालकड मुंडनथुरई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। मुदुमलाई सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। श्रीविल्लुथुपुर मेघामलाई 91वां टाइगर रिजर्व था, ये तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में कौन कौन है? कालकड मुंडनथुरई अन्नामलाई मुदुमलाई सत्यमंगलम श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई ये सारे तमिलनाडु में है। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं। बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। कितने राज्यों में? 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? तो ये 54 है। और 54वां कौन सा? दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला बाघ रिजर्व है जिम कॉर्बेट, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जो भारत का पहला बाघ रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो महाराष्ट्र के बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया। अब जनगणना 2011 यानी कि सेंसस 2011 देखते हैं। 2011 भारत में पहली जनगणना की शुरुआत की गई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई। हालांकि ये एक अनियमित यानी कि इरेगुलर था, जबकि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में देश में नियमित यानी कि रेगुलर बेसिस पे 10 साल पे ये जनगणना स्टार्ट की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में। जबकि भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद भारत का पहला जनगणना 1951 में किया गया था। जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? 1921 को। जनगणना का महान विभाजक वर्ष यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है 1921 को। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951। देखिए 1951 कहा जाता है लघु विभाजक वर्ष, जबकि महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है जनगणना का। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। ध्यान रखें कि डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन की जनगणना से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 246 है। जनगणना विषय किसका है? तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में आता है। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दिखाया गया है, जैसे कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। जनगणना की अवधि क्या होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनांकिकी कहलाता है। जनांकिकी
2011 की जनगणना का क्रम है देश की 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं, और यही अभी तक है। 2021 की जनगणना होनी थी 11/10/21 में होनी थी, लेकिन अभी वर्तमान में की जा रही है, अभी पब्लिश नहीं की गई है। 2011 की जनगणना का क्रम है देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 की जनगणना का आदर्श भाग क्या है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि कुल प्रश्न इसमें दिया गया है, 29 प्रश्न दिया गया था। जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका पिता का नाम क्या है, आपका कास्ट क्या है, इस सब जातीय जनगणना भी इस बार किया गया बिहार के द्वारा। जनगणना का शुभंकर, इसमें प्रगणक शिक्षिका, जनगणना का शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका था। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लॉडेन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? तो डब्ल्यू प्लॉडेन था, डब्ल्यू प्लॉडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर्य गोपाल स्वामी, आर्य गोपाल स्वामी 1949 से 53 तक रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त रहे आर्य गोपाल स्वामी। 2011 के जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली, जो अभी 2011 में जनगणना हुआ था उसका जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना हुआ था कब? 1931 में। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 में। और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या कितना है भारत का? 121.08 करोड़ है, जबकि ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा अभी वर्तमान में जारी किया गया जनसंख्या, जिसमें भारत है जो पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे आ गया है चीन को पछाड़कर, और इसमें लगभग 142 करोड़ जनसंख्या दिखाया गया है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? तो 17.5%, जबकि इसका एरिया कितना क्षेत्रफल में? तो 2.42% मात्र है। पुरुष जनसंख्या कितना है भारत में? तो 62.32 करोड़, यानी कि 51.47%। तो 51.47% कितना है? ये पुरुष है। और महिला जनसंख्या कितना है? तो 58.75 करोड़, लगभग 48.53% इसका महिला जनसंख्या है। दशकीय यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट क्या है इसका पॉपुलेशन का? तो 17.7% हुआ। ये देखिए वार्षिक कितना है? 1.6%, 1.64% वार्षिक वृद्धि दर है, जबकि दशकीय यानी कि 10 वर्ष पे कितना बढ़ेगा? तो 17.7%। कुल साक्षरता दर कितना है भारत का? तो 73% है, 73%। उसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6% है। तो कुल साक्षरता दर टोटल लिटरेसी रेट क्या है? 73%, जबकि पुरुष यानी कि मेल लिटरेसी रेट 80.9%, वीमेन लिटरेसी रेट कितना है? तो 64.6%। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है? तो 943 महिलाओं है जो 1000 पुरुष पे है। 943/1000 ये लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 वर्ष वाले 919 है, 919। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो यानी कि पूरे भारत में 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं, जबकि बिहार की जनसंख्या घनत्व है जो सबसे ज्यादा है। अभी बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया था, जो कितना है? तो 1106 किलोमीटर, 1106 व्यक्ति है जो 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं बिहार में। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो केरल का है, जिसका 1084 महिलाएं 1000 पुरुष पे है। न्यूनतम लिंगानुपात कितना है? तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है 879 मात्र है, यानी कि 1000 पुरुष पे 879 महिलाएं हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात किसका है? तो पुडुचेरी का। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात किसका है? पुडुचेरी का। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात है दमन एवं दीव का, और यही क्वेश्चन दरोगा अभी पीटी में पूछा गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे वन लाइनर से बनते हैं, तो इसको पूरी कंप्लीट रूप से वीडियो को देखें, आपके काम के लिए आ सकता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का, 1106। तो ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया अभी बिहार दरोगा में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 है, 17। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व किसका है? तो दिल्ली का है। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है? जन घनत्व ये किसका है? ये दिल्ली का है। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व नहीं पूछा, जन घनत्व पूछा, यानी कि लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? तो दिल्ली में रहते हैं। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व किसका है? अंडमान निकोबार में। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व किसका? अंडमान निकोबार में। और यही क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं कि 2011 जनसंख्या जनगणना से पूछा गया है। सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश का है, 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का 6.11 लाख, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा मेंस में। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का है 6.11 लाख।
सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किसका है? केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या किसका है? तो ये दिल्ली का सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या किसका है? तो लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप का एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है तो नागालैंड में जनसंख्या है जो घटी देखने को मिली है। सर्वाधिक साक्षरता किसका है? तो केरल का है 94%। न्यूनतम साक्षरता बिहार का 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता किसका है? बिहार का ही है 51.5%। न्यूनतम महिला साक्षरता है 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता है किसका? लक्षद्वीप का है। एक क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता किसका है? लक्षद्वीप का है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता किसका है? तो दादर नगर हवेली का। दादर नगर हवेली का है। अधिक जनसंख्या जिला किसका है? तो थाने का, महाराष्ट्र का। कौन सा जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो थाने, महाराष्ट्र में। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी, अरुणाचल। दिबांग घाटी, अरुणाचल। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसमें 75 जिला है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले। भारत के प्रमुख रामसर साइट देखते हैं। बखीरा, अभी टोटल कितने हैं? तो 75 रामसर साइट हैं। वेटलैंड्स, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सुर सरोवर, जिसे ये किथम झील भी बोलते हैं, सुर सरोवर को, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवाबगंज, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, लखनऊ को नवाबगंज, नवाबों का शहर बोलता है, तो इसको नवाबों का शहर से याद रखें। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? उत्तर प्रदेश में। पर्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? उत्तर प्रदेश में। पर्वती अर्गा। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो एक बार देख लीजिए, बखीरा उत्तर प्रदेश, हैदरपुर उत्तर प्रदेश, सुर सरोवर जिसे किथम झील कहते हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश। नवाबगंज उत्तर प्रदेश। पर्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? उत्तर प्रदेश। सरसई नावर झील कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में, क्वेश्चन पूछा गया। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? हरियाणा में। और यही क्वेश्चन बीपीएससी दरोगा पीटी में पूछा गया था, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन, ये पश्चिम चंपारण बनाया था, जिसमें ये हरियाणा में है। कौन से राज्य में है? पूछा गया था। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में थोल झील है। बाधवाना आर्द्रभूमि, ये बीपीएससी पीटी में पूछा गया, गुजरात में। बाधवाना आर्द्रभूमि है गुजरात में। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? गुजरात में। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। सोकर झील कहाँ? लद्दाख में। सोकर। नंदूर मदेश्वर पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। नंदूर मदेश्वर पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र। कांवर या कवरताल झील कहाँ? बेगूसराय, बिहार में। और एशिया का एकमात्र ऑक्सबो लेक है कांवर झील, जिसे कांवरताल झील बोलते हैं, बेगूसराय में है। आसन संरक्षण रिजर्व है उत्तराखंड में। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंजाब में। नांगल। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित है, ये कहाँ पे? पंजाब में स्थित है। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब में है। कंजली झील कहाँ पे है? तो ये पंजाब में कंजली झील। कंजली झील कहाँ? पंजाब में। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। रुद्र सागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में। पूछा गया क्वेश्चन है कि रुद्र सागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में। सुरिनसर और मानसर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर। होकेरा बेटलैंड जम्मू कश्मीर में। होकेरा बेटलैंड है जम्मू कश्मीर में। रेणुका बेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। चंदेड़ताल बेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। चंदेड़ताल है। पॉइंट कैलीमेरे अभ्यारण्य तमिलनाडु में। और ये न्यूज में आया था 1-2 साल पहले कि यहाँ पे ये पक्षी का अभ्यारण्य है और इसमें बहुत सारे तूफान आने से ये पक्षी मारे गए थे। पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु। भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ है? ओडिशा में। भीतरकनिका कहाँ? ओडिशा में। भोज वेटलैंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भोज वेटलैंड। भेम्बानाड कोल आर्द्रभूमि कहाँ है? केरल में। भेम्बानाड। सस्तम कोटा झील कहाँ है? अष्टमोडी झील कहाँ है? केरल में है। सस्तम कोटा झील अष्टमोडी झील कहाँ? केरल में। दीपोर बिल कहाँ है? असम में। दीपोर बिल। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं। भारत में कुल कितने हैं? 75 रामसर साइट हैं तथा 75वां रामसर साइट कौन सा है? सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में सालबुक वेटलैंड है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है, टोटल 14। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? गुजरात है। सबसे ज्यादा वेटलैंड कौन सा क्षेत्र में है? गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है? सुंदरबन है। सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ये भी दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान के शहर रामसर में, इसलिए इसे रामसर साइट बोला गया। और ये कब हुआ था? 1971 में। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु यानी कि वेटलैंड कंजर्वेशन
के लिए प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में किया गया था, 1971 में। और भारत है जो रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था, 1 फरवरी 1982 को। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि यूके है। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा? यूके है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा था? कोबोर्ग है। कोबोर्ग आर्द्रभूमि जो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग, ध्यान रहे ये कोबोर्ग लिखा हुआ, कोबोर्ग। कोबोर्ग वेटलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, जो रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल है। इस तरीके से हमने पहले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम छोटे रखते हैं, और ये पहला पार्ट है। और इसको कंप्लीट रूप से आप देखने के बाद सेकंड पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे, और इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे बिहार एसएससी के लिए, और ये अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ठीक है, बिहार एसआई मेंस होने वाला है, उसके लिए यदि पेपर कैंसिल नहीं होता तो पीटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखते जाए, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से जनरल नॉलेज का ये बुक है, सामान्य अध्ययन का स्पीडी का, इसको देखें। और इसमें बाद में हम 6500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस कर देंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी प्लेलिस्ट में वीडियो एनसीईआरटी सार संग्रह का दिया गया है, उसको जाकर देख लें, और दोस्तों में इसे शेयर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।